वेलकम टू सना कोचिंग। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। चैनल का लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें। क्लास 8 चैप्टर 5 कंजर्वेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना, बचाना, पौधों को बचाना, जानवरों को बचाना। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा जो होता है इसका रिलेशन पौधों से होता है, पेड़ों से होता है, और फौना जो होता है इस फौना का रिलेशन जानवरों से होता है, एनिमल से होता है। तो आपको ये समझ लेना है कि अगर किसी पार्टिकुलर एरिया, याद रखिएगा, किसी पार्टिकुलर एरिया में, पार्टिकुलर एरिया का मतलब होता है किसी खास जगह। जैसे मान लीजिए सेब हर जगह उगाई नहीं जा सकती है। बेहतरीन सेब आपको कहाँ उगेगा? कश्मीर में। उसी तरीक़ा से चाय, कॉफ़ी, ये सब हर जगह उगाई नहीं जा सकती। ये सब कहाँ उगता है? असम में, दार्जिलिंग में। तो कुछ खास किस्म की चीज़ें जो किसी खास जगह पर ही उगती हो या मिलती हो, तो उसको साइंस की भाषा में बोलेंगे हम लोग फ्लोरा एंड फौना। कोई खास जानवर कहीं पर मिलता हो, कुछ खास पशु जो उस इलाके के जंगलों में पाया जाता हो, किसी दूसरे इलाके के जंगलों में वैसे पशु नहीं देखने को मिलते हों, उनको हम बोलेंगे फ्लोरा एंड फौना। तो इसमें याद रखना है, the plants and animals found in particular area are termed as flora and fauna of the area। जो खास एरिया में जानवर और पौधे पाए जा रहे हैं उसी को हम बोलेंगे फ्लोरा और फौना। यानी आपको समझ जाना है इतना कि अगर कोई बोले फ्लोरा तो आपको ये जानना है कि कोई ख़ास तरह के पौधों के बारे में बोला जा रहा है, पेड़ों के बारे में बोला जा रहा है, जो किसी खास पार्टिकुलर एरिया में ही वो है। इसी तरीक़ा से फौना अगर बोल रहे हैं तो कोई ख़ास तरह के जीव के बारे में बोला जा रहा है जो किसी पार्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है, सभी जगह नहीं पाए जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कुछ दिए हुए, जैसे साल के पेड़ हैं, उसी तरह से जामुन के पेड़ हैं, उसी तरीक़ा से सिल्वर फेयर में दिया हुआ है, उसी तरीक़ा से यहाँ पर अर्जुन का पेड़ दिया हुआ है, और जानवर में बहुत सारा है। चीतल एक तरह का हिरन का कैटेगरी है। इसी तरीक़ा से चिनकारा, ब्लू बुल, हरा रंग का सांड जो देखने में लगता है, देखने में वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ता। तो ये सब कुछ जानवर हैं जिसको हम लोग साइंस में फ्लोरा और जानवर को फौना कहते हैं, और प्लांट व पौधे को बोलते हैं फ्लोरा। नेक्स्ट टॉपिक है एंडेमिक स्पीसीज। एंड से बनता है एंडेमिक। एंड का मतलब खत्म, समाप्त। ऐसी प्रजाति जो अब समाप्त होने वाली है, जो अब मिलेगी नहीं, उसकी नस्ल ख़त्म हो गई है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एंडेमिक स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब प्रजाति, यानी जीवों की जाति। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है, एंडेमिक स्पीसीज आर
those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area, they are not naturally found anywhere else. कुछ खास तरह के पौधे और जानवर जो अपने खास तरह के एरिया और वातावरण में रहने के लिए अनुकूल है, जब उसका एरिया, उसका वातावरण, उसका एटमॉस्फेयर, उसके घर को छीन लिया जाता है, तो धीरे धीरे उसका नस्ल क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो दूसरे तरह के एरिया और एटमॉस्फेयर में अपने जीवन को जी नहीं सकता है। तो जब किसी खास पार्टिकुलर एरिया में हम काम करते हैं, किसी पौधे और जीवों के बारे में स्टडी करते हैं और ये बताते हैं कि वो इसके अलावा कहीं दूसरी जगह नहीं विचरण कर सकती है, इसके अलावा वो कहीं दूसरी जगह नहीं रह सकती है, नहीं मिलती है, तो वो कहलाता है एंडेमिक स्पीसीज, यानी उसको बचाना ज़रूरी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल साल का भी प्लांट बताए थे जो फ्लोरा में आता था। साल एक पेड़ का नाम है, इसकी लकड़ी बहुत कीमती होती है। सेलागी नीला फर्न, ये भी एक पौधा का नाम है। एंड पेलीमोर्फा बैम्बू, बांस तो है लेकिन ये एक अलग तरह का बांस है, पेलीमोर्फा बैम्बू, ये नॉर्मल बांस के जैसा नहीं होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो एग्जाम्पल किसके हो गए, एंडेमिक फ्लोरा का। फ्लोरा का मतलब पौधा का, ऑफ पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व। और इसको सुरक्षित कहाँ रखा गया है, मतलब इन सभी पौधों को, पेड़ों को कहाँ सुरक्षित रखा गया है, तो सुरक्षित रखा गया है पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व में। इसी तरीक़ा से बाइसन, इंडियन जियांट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल आर अदर एंडेमिक फोना ऑफ दिस बायोस्फीयर। इसी बायोस्फीयर में, रिजर्व में, जो एक एरिया है, समझिए एक सरकारी जंगल एरिया को बांध देता है सरकार, और उस एरिया को ही हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें हम लोग कुछ खास चीज़ों को सुरक्षित रखते हैं और इसकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाता है, उसे लोग कोई भी नुकसान पहुंचा नहीं सकते हैं। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व जो एरिया होता है, जो जंगल होता है, इसमें जो एंडेमिक स्पीसीज हैं, जो खास तरह के जीव हैं, जो पौधे हैं, उसे सुरक्षित रखा जाता है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पर ये सब एंडेमिक स्पीसीज जो पौधे हैं, साल, सेला, गिनेला, फर्न, पॉलीमोर्फा बैम्बू, ये सब जो है, और एनिमल में बाइसन, इंडियन जियांट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल, ये सब को सुरक्षित रखा गया है। The destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and may endanger their existence। बोला गया कि इसको इस तरीक़ा से सुरक्षित रखा गया है कि कोई भी नया जीव जो है वो इसके आवास को छीन नहीं सकता है, यह इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है।
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे नेशनल पार्क। अभी पढ़ रहे थे बायोस्फीयर रिजर्व, उसी तरीक़ा से नेशनल पार्क बनाया गया है। तो नेशनल पार्क जो है ये हमारे इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है, यानी पारिस्थितिक तंत्र से जुड़ा हुआ है। नेशनल पार्क जो हमारे बहुत सारे जंगली जानवरों को, बहुत सारे जंगली पौधों को, जड़ी बूटियों वाले पौधों को, उपयोगी पौधों को सुरक्षित रखता है, और ये भी सरकार की निगरानी में होती है। नेशनल पार्क आर लार्ज एरिया सेट aside the native plants, animals and the places in which they live। नेशनल पार्क में एंडेमिक स्पीसीज पर ही नहीं बल्कि दूसरे तरह के जानवर, भालू, शेर, चीता, बाघ, हिरन, हाथी, बंदर या और भी बहुत तरह के पौधे एंडेमिक स्पीसीज के लिए स्पेशल बनाया गया है बायोस्फीयर रिजर्व, एक अलग एरिया, एक अलग जंगल। लेकिन और भी जो बहुत तरह के जीव जंतु है जो जंगलों में निवास करते हैं, और भी जो बहुत तरह के पेड़ पौधे हैं, उसको भी तो सुरक्षित रखना ज़रूरी है। तो उसके लिए बनाया गया है नेशनल पार्क, जो काफ़ी बड़ी एरिया में है। ये पार्क का मतलब पार्क बगीचा मत समझिएगा, एक जंगल है जिसे नेशनल पार्क के रूप में कहा जा रहा है, जिसमें किसी खास तरह के जानवरों को सुरक्षित रखा जा रहा है। जैसे एक एरिया बांध दिया कि यहाँ सिर्फ बाघ रहेगा, एक एरिया बांध दिया जहाँ पर सिर्फ हाथी है, एक एरिया बांध दिया जहाँ पर सिर्फ हिरन है। इस तरह से अलग अलग एरियाज़ में सबको बांट दिया गया है, और उस एरिया को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, रखा गया है कि उसे ये महसूस ना हो जानवरों को कि हम कैद में हैं। उसे लगता है कि हम जिस तरह से जंगल में इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, वो सही महसूस करता है। लेकिन सभी का निगरानी में, सभी को निगरानी में रखा जाता है, सभी का देखरेख में रखा जाता है। वहाँ पर लोग हमेशा तैनात रहते हैं, फॉरेस्ट विभाग बनाई जाती है। एन इकोसिस्टम comprises all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as air, water, soil and sunlight। ये नेशनल पार्क जो है, जो काफ़ी बड़े एरियाज़ में जंगलों को सेव कर रहा है, इससे हमारे इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा प्रभावित है, और हमारे इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आ जाती है, और दोनों आपस में तालमेल बैठा के वर्क करती है। चाहे वो छोटे छोटे कीड़े ही क्यों ना हो, बड़ा जानवर, छोटा जानवर, सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ, हवा, पानी, बादल, ये सब जितने भी चीज़ें हैं वो सभी को ही इकोसिस्टम कहते हैं। और ये सभी आपस में सही ढंग से अगर चले तो हमारा एनवायरनमेंट क्या होगा, क्लीन होगा, और हम लोग जो होंगे हेल्थी होंगे। तो इसमें भी नेशनल पार्क जो है काफ़ी अपना योगदान दे रहा है। नेशनल पार्क में कुछ कुछ है एग्जाम्पल, जैसे कि फेमस है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में है, बाघ का सुरक्षा करता है ये। इसी तरीक़े से कन्हा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, इसमें भी बाघ की सुरक्षा की जाती है। इसके बाद है भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है, जिसमें पक्षियों के बारे में ज़्यादातर ध्यान रखी जाती है। हर तरह की पक्षी, वो पक्षी अपने भोजन के लिए कहीं दूसरी जगह उसे जाने की ज़रूरत ना पड़े, उसे बचाया जाए। इसी तरीक़ा से वही और भी बहुत सारे हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। नंदनकनन
नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क, नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क नियर भुवनेश्वर, ये भुवनेश्वर में स्थित है, जहाँ पर सफ़ेद बाघ की नस्ल को सुरक्षित किया जा रहा है। इसी तरीक़ा से उड़ीसा में भी है, गुजरात में भी है, और भी बहुत जगहों पर है नेशनल पार्क। नेक्स्ट टॉपिक है रेड डेटा बुक। ये रेड डेटा बुक जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में इस रेड डेटा बुक का एक लिंक दे दूँ, ताकि वहाँ से आप डाउनलोड करके ये देख सके कि रेड डेटा बुक में कौन कौन से प्लांट्स और जानवर के बारे में छपा हुआ है। ये रेड डेटा बुक जो है उन जानवरों का लिस्ट छापता है, उन जानवरों के फ़ोटो या प्लांट के फ़ोटो चिपकाते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, जो उसकी नस्ल जो है वो अब लगभग ख़त्म हो चुकी, अब वो मिलने वाला नहीं है, यह जो अब ख़त्म होने के कगार में पहुंच चुकी है। A red data book contain list of species whose continued existence in threatened. It keeps the record of all endangered animal and plant. इसमें उस सभी का रिकॉर्ड है जो खतरे के कागार पर खड़ी है, यानी जो अब नष्ट होने वाली है। इसको लिस्ट में दे दिया जाता है कि देखिए ये सब जानवर है, ये सब पौधे हैं जिसका नस्ल अब ख़राब होने वाली है, बर्बाद होने वाली है। अगर इसे नहीं बचाया जाए तो ये विलुप्त हो जाएंगे, फिर हम लोग इसको कभी भी नहीं देख पाएंगे। ईच कंट्री हैज़ इट्स ऑन रेड डेटा बुक। हर एक कंट्री का एक अपना रेड डेटा बुक होता है। जिस कंट्री में ये बुक होती है वो कंट्री अपने सभी जंगलों में स्टडी करके ये समझता है कि हमारे कंट्री में जो जंगली जानवर हैं, जो पौधे हैं, उसमें से कौन से पौधे, कौन से जानवर विलुप्त कैटेगरी में पहुंच गए हैं, जो अब उसकी नस्ल ख़त्म होने वाली है, उसका रिकॉर्ड वो इस बुक में रख देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अकॉर्डिंग टू द रेड लिस्ट ऑफ 2015 ऑफ इंडिया, देयर आर 988 स्पीसीज विच इंक्लूड critically endangered and vulnerable species listed by the IUNC, International Union for the Conservation of Nature। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है वो एक संस्था हुआ, और इस संस्था के द्वारा ही ये तय की जाती है कि भारत में कितने सारे पौधे और कितने सारे जानवर जो है विलुप्त होने वाले हैं या उसे ख़त्म किया जा रहा है, उसके नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है। उस पर स्टडी करके, उसको समझ करके इस बुक में दर्ज करते हैं, और सरकार इस बुक के माध्यम से अपने एरिया में नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व ये सब का निर्माण करते हैं, और उसमें ये सब जानवरों को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास। प्रवास का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह चला जाना। कुछ पक्षियां हैं या कुछ जानवर हैं जो जहाँ पर रह रहे हैं उसको वहाँ पर सही से भोजन कभी कभी नहीं मिल पाती है, जिसके वजह से वो अपने जीवन को बचाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह चल जाती है, तो इसको बोलते हैं माइग्रेशन। द वे ह्यूमन बींग्स मूव फ्रॉम देयर होम टाउन टू अनदर सिटी इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। एनिमल्स ऑल्सो मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस सर्च ऑफ फूड। जैसे इंसान पैसा कमाने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए अपने भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, उसी तरीक़े से जानवर भी एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में जाता है।
जब बहुत बड़ी झुंड के साथ अगर कोई जानवर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल इन सर्च ऑफ फूड और अवॉइड हर्श वेदर कंडीशन और फॉर ब्रीडिंग पर्पस इज कॉल्ड माइग्रेशन। जब बहुत बड़ी संख्या में जानवरों का झुंड भोजन की तलाश में या वातावरण सही से नहीं मिल पाने के कारण या फिर अपने नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए उसको अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा है, तो ये सब कारणों से वो बहुत बड़ा जानवरों का झुंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग माइग्रेशन हो जाना। इस माइग्रेशन में एक नाम है जिसका नाम है साइबेरियन क्रेन्स। साइबेरियन क्रेन्स मतलब एक तरह का बोगला। ये लगभग 4000 किलोमीटर साइबेरिया से इंडिया की तरफ जाता है। साइबेरिया एक जगह है और साइबेरिया से वो कहाँ आ जाता है, इंडिया की तरफ आ जाता है 4000 किलोमीटर दूरी तय करके हर साल जाड़े की ऋतु में, जाड़े के सीजन में। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग का मतलब बार बार उस पेपर को अलग अलग ढंग से यूज़ करते रहना, तब तक यूज़ करते रहना जब तक कि वो पूरी तरीक़ा से अनयूज़फुल ना हो जाए। तो पेपर जो होती है प्लांट से बनाई जाती है, बेम्बू के पल्प से बनाई जाती है। उसके लिए प्लांट को काटा जाता है, बेम्बू ट्री को काटी जाती है और इसमें काफ़ी लेंदी प्रोसेस भी लगती है। ये प्लांट प्रोडक्ट है, इसलिए हमें पौधे को बचाने के लिए पेपर को बचाना होगा और पेपर को बचाने के लिए उसके पेपर का रिसाइकलिंग करनी होगी। मतलब उसको जितना ज़्यादा हो सके अलग अलग ढंग से यूज़ करते रहना पड़ेगा। तो पेपर का रिसाइकलिंग 7 बार होता है। कितना बार होता है? 5 से लेके 7 बार होता है। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। पेपर को लगभग 5 से 7 बार रिसाइकलिंग कर सकते हैं। रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है? रिसाइकलिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ ओल्ड और यूज्ड पेपर टू यूज़ अगेन। जो पेपर आप यूज कर चुके हैं, जो पुरानी हो गई पेपर, उस पेपर को हम लोग क्या करेंगे, फिर से यूज़फुल बनाने के लिए फैक्ट्री में ले जाएंगे और फिर इसको क्लीन करके यूज़फुल बनाएंगे और फिर इसको दोबारा यूज़ करेंगे। इन इंडिया वी हैव सम मेथड ऑफ पेपर रिसाइकलिंग थ्रू रेज पिकर्स एंड डीलर्स ऑफ ओल्ड एंड वेस्ट टाइम। भारत में बहुत सारे ऐसे हैं जो पेपर को कलेक्ट करते हैं, किताब कॉपी देखता है बेचने के लिए, बोलता है कि पुराना कॉपी किताब बेचिए, पुराने पेपर को बेचिए। वो सब ले जा कर के फैक्ट्री को दे देता है और फैक्ट्री वाला फिर उसको क्या करता है, रिसाइकलिंग करता है। अपने फैक्ट्री में अलग अलग मशीनरों में उसे डाल करके फिर से फ्रेश पेपर में कन्वर्ट कर देता है। और ये 5 से 7 बार अगर ऐसा भी करेंगे तो भी वो पेपर क्या होगा, नया नया पेपर बार बनता रहेगा और उसके लिए बार बार प्लांट को काटने की ज़रूरत नहीं है।